सभी लोग ठीक है? अभी पीछे तक आवाज। अभी तक जितनी चर्चा हुई पिछले सत्र में, इस पर किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ेंगे। कोई बात स्पष्ट न हुई हो, किसी बात पर आपत्ति हो, न जची हो मेरी बात, पूछ सकते हैं। आगे की बात पर बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में प्रवेश करने के पहले प्रत्येक आचार्य बंधु बहन को कुछ बातें सोच कर जाना होता है। चार प्रश्नवाचक शब्दों की चर्चा प्रायः, मैंने सुबह भी कहा था कि कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, केवल पुरानी बातों को आपको रिवाइज कर रहा है, रिवीजन हो रहा है। केवल इसको नए संदर्भों में समझिएगा। जो बातें भूल गए हो बीएड एमएड डीएलएड के समय की, बीटीसी जो भी अपने अपने समय में किया होता है, उसको थोड़ा इसके साथ जोड़कर केवल ध्यान चलाने की कोशिश कीजिए। शिक्षक को, आचार्य को कक्षा में, चूंकि जो मैंने किसान वाला उदाहरण दिया था, मेरा काम आचार्य के रूप में अपने विद्यार्थियों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराना है। मैं सिखाता नहीं हूं, विद्यार्थी सीखते हैं। उनको सीखने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाए, इसके लिए मुझको जो करना है वह करना है। इस प्रश्न को थोड़ा इस संदर्भ में, जो पिछले सत्र में मैंने बात कही थी, उसके संदर्भ में जोड़िए। उन 10 बहिःकरणों को इन 3 अंतःकरणों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, ये शिक्षा मनोविज्ञान के साथ इसको जोड़ें तो सामान्य रूप से इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से होती है। हम आचार्य के रूप में कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले कुछ बातों का विचार करना ये किसी भी सफल आचार्य के लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न है क्या? क्या का अर्थ है आज मैं अपने विद्यार्थियों के सामने क्या प्रस्तुत करने वाला हूं। इसकी मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा। इस क्या के 2 बड़े सीधे सीधे स्रोत हैं अपने पास। आचार्य जी को क्या का उत्तर खोजना है तो पहला है, खोजिए अपना सिलेबस। हमको मालूम है कि कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। ये पहली बात है क्या के ऊपर पाठ्यक्रम। और दूसरा क्या का उत्तर मिलता है हमको टाइम टेबल से। हमारी जो समय सारणी है, कालांश विभाजन चक्र है, आप अपने विद्यालय में से जो भी बोलते हो, मैंने इसलिए अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया है कि इसको सब लोग समझते हैं। ये जो समय सारणी है हमारे विद्यालय की, इस समय सारणी में, यानी इसको अगर मैं ऐसा कहूं व्यावहारिक रूप में, तो मैं शिक्षक हूं, मुझे आज पहले पीरियड में 7वीं कक्षा में इतिहास विषय में या हिंदी विषय में कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा पाठ लेना है। दूसरे पीरियड में 8वीं कक्षा में गणित विषय में कौन सा टॉपिक लेना है। तीसरे पीरियड में, तो प्रत्येक पीरियड प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक के अनुसार उस विषय का कौन सा अंग मुझको लेना है, आज कौन सा अंश लेना है मुझको, यह क्या था। सामान्यतः विद्यालयों में देखने में जो आता है वो क्या होता है, आचार्य जी थके हुए कक्षा कक्ष में पहुंचते हैं, बैठते हैं और फिर हाँ भाई कल क्या चल रहा था। फिर बच्चों में उसकी बताता है, आचार्य जी कल कलिंग का युद्ध चल रहा था। अच्छा भाई लाओ पुस्तक, फिर शुरू हो जाती है। और फिर वो पढ़ाई कैसी शुरू होती है, जिसको
तू पढ़ मेथड कहा जाता है। पहला पैराग्राफ तू पढ़ हो गया, सबको समझ में आ गया, बैठ तू पढ़, बैठो तू पढ़। एक एक पैराग्राफ सबने पढ़ दिया, सबको समझ में आ गया, कोई प्रश्न तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया आज का चैप्टर, आज का टॉपिक पूरा। क्या का उत्तर जिस आचार्य जी के पास नहीं है, इसका अर्थ है कि वह बिना पूर्व तैयारी के कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। कक्षा में प्रवेश के पहले ये दो बातें सोचकर जाना ही चाहिए। कब सोचना चाहिए? आदर्श स्थिति है एक दिन पहले, एक दिन पूर्व संध्या को। व्यस्तता बहुत है, समय नहीं मिलता है, अन्य अन्य काम हैं। अगले दिन प्रातःकाल विद्यालय जाने के पहले स्नान करने जाते हुए, दाढ़ी बनाते हुए, मंजन करते हुए, आटा गूंथते हुए, रोटी बेलते हुए, सब्जी काटते हुए, जो जो कर रहे हैं, सोचने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं। आज के दिन के मुझको 6 पीरियड कौन सी कक्षा में क्या विषय लेना है, ये यदि मेरे दिमाग में उसमें आ गए, स्पष्ट हो गए, तो मेरी 20% तैयारी पूरी हो गई कक्षा में प्रवेश करने की। अभी भी समय नहीं मिला है तो घर से विद्यालय जाते हुए, और भी नहीं मिला है तो इस कक्षा को छोड़ के उस कक्षा में जाते हुए भी यदि हमने विचार कर लिया, अब मैं जिस क्लास में जा रहा हूं उसमें मुझे क्या विषय लेना है, ये आदर्श स्थिति नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं किया तब तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम होगा। इसलिए कक्षा में प्रवेश करने के पहले क्या का उत्तर मेरे ध्यान में होना है। इस क्या के साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है क्यों। सामान्यतः क्यों का उत्तर लगता है, ये क्या प्रश्न हुआ। क्यों यानी चूंकि पाठ्यक्रम में है, पाठ्य पुस्तक में है, इस पर परीक्षा होनी है, इसलिए पढ़ा। क्यों का उत्तर क्या है? क्यों यानी चूंकि कोर्स में है इसलिए हमको पढ़ाना है, लेकिन यह क्यों का उत्तर ठीक नहीं है। आचार्य जी को क्यों के उत्तर में मालूम होना चाहिए, जिसको अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर रही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिगम का उद्देश्य क्या है। क्यों सीखना इस विषय को, अधिगम का उद्देश्य यदि शिक्षक को नहीं मालूम है, उसके विचार में नहीं है, तो कोर्स तो पूरा हो जाएगा लेकिन उससे विद्यार्थी कुछ ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए क्यों का अर्थ है मेरे विद्यार्थी आज तक जो नहीं जानते थे आज से जानने लगेंगे, अभी तक नहीं बता पाते थे आज से बताने लग जाएंगे, इस चीज को अभी तक नहीं पहचान पाते थे अब से पहचानने लगेंगे, उनको ये बात का ज्ञान अभी तक नहीं है आज से इस बात का ज्ञान हो जाएगा। यह है क्यों का उत्तर। मैं क्यों सिखाना चाहता हूं। आप लोगों को बीएड का डीएलएड के समय का याद होगा, लेसन प्लान बनाते थे तो कुछ सामान्य उद्देश्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते थे। वो एक व्यापक उद्देश्य है, अधिगम का व्यापक उद्देश्य होता है। गणित क्यों सीखना, ताकि विद्यार्थी गणना करना सीख जाए। मैं प्राय इसको कहता हूं, हम छोटी कक्षाओं में, पहली दूसरी कक्षा तक शिशु कक्षाओं में, शिशु वाटिका में हम कहते हैं हमारे बच्चों को 100 तक गिनती याद हो गई, 100 तक गिनती सीख गए, ऐसा बोलते हैं। कैसे पता सीख गए? सुन लीजिए, 100 तक गिनती सुना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है 100 तक सुना देखिए। तो ये तो गिनती बोलना सीख गए या गिनती सीख गए। आप लिखवा के देख लीजिए, लिख लेते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक पूरी गिनती लिख लेते हैं। तो ये लिखना सीख गए कि गिनती सीख गए? जरा अंतर पर ध्यान दीजिए, आप सब शिक्षक हैं इसलिए मैं आपके सामने जरा ये उलझा हुआ प्रश्न रखा। बोलना सीख गए कि लिखना सीख गए कि गिनती सीख गए? गिनती सीख गए का अर्थ है गिनना सीख गए।
उसके सामने आपने टॉफी का, कंचे का, कंकड़ का, गिट्टी का, किसी चीज का ढेर लगा दिया पेंसिल का, वो गिन के बता सकता है ये कितने हैं। यह है गिनती सीखना। गिनती बोलना सीखना या गिनती लिखना सीखना गिनती सीखना नहीं है। हम गिनती क्यों सिखा रहे हैं? ताकि वो गिनना सीख जाएं। उनके पास ये वस्तु कितनी संख्या में है ये गिनकर, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, इस कॉपी में, पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, वो गिन सकता है क्या? यह है गिनना सीखना। बच्चों को हमने रटा दिया। पहले हम लोग बचपन में हिंदी में पहाड़े याद करते थे, फिर अभी आजकल अंग्रेजी में 2 2 4 2 3 6 2 8 2 4 8 होने लगा। रट तो लिया, लिखना भी सीख गया, लेकिन ये कहां से आए वो अंक, ये उसको समझ में नहीं आता। बच्चा नहीं समझ पा रहा था। गर्मी के दिन थे, आंधी चली, कच्चे आम घर में पीछे पेड़ लगा हुआ था, झाड़ में से छोटी छोटी कच्ची अमियां गिर गई। माँ ने कहा चलो अपन बीन के लाते। गई पीछे, बटोर के लाए। 18 आम थे छोटे छोटे, रख दिए सामने, फट फट ढेर लगा दिया। गिनो कितने? बच्चे ने गिन के बताया 18। अच्छा, अब इनको 2-2 की ढेरी बनाओ, उसमें 2-2 इकट्ठे किए। अब गिनो इसको, 1 2 1 2 1 2। अच्छा, कितनी ढेरी बनी? 2 3 4 5 6। अब जरा समझो कैसे बोलेंगे इसको। तो ये 2 की 1 ढेरी 2, इन दोनों को मिलाया तो कितने हो गए? 4। अभी बच्चे को नहीं समझा है। माँ ने नहीं कहा कि बोलो 2 एकम 2 2 दूनी 4 या 2 2 1 2 2 4। अच्छा, 3 3 की ढेरी बनाओ। 3 3 की ढेरी बनाई तो फिर ढेरियां बन गई। बच्चे ने वो भी गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 ढेरी बन गई। अच्छा, अब 4 4 की ढेरी बनाओ। 4 4 की ढेरी बनाई बच्चे ने। अब वो 4 4 की ढेरी बनाना भी छोटे बच्चे के लिए कठिन है। माँ ने सिखाया, देखो 1 1 1 1, फिर दूसरी बार 1 1 1 1 उसके साथ रखो, फिर तीसरी बार 1 1 रखो। 16 आम रख गए, 2 आम बच गए। अब एक एक ढेरी में कितने आम, कितनी ढेरी बन गई? बच्चे ने गिना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ढेरी। मम्मी है तो 4 4 को 16 है। ये है सीखना। क्यों सीखना? ताकि बच्चा स्वयं अनुभव कर सके कि इसका अर्थ क्या है। यह है क्यों का उत्तर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? हम विद्यार्थियों को क्या अपेक्षा करते हैं कि वो इससे क्या सीख जाएं? मैं जब इसके आगे की बात कहकर फिर अगले बिंदु पर आता हूं। बच्चे को भूगोल में बहुत अच्छे अंक आए हैं, परंतु बच्चा नक्शे में दिखा नहीं सकता है, कृषि उपज नहीं दिखा सकता है, राज्यों की राजधानियां नहीं दिखा सकता है, नदियों के मार्ग नहीं दिखा सकता है, राजमार्ग नहीं दिखा सकता है, खनिज पदार्थ नहीं दिखा सकता है। भूगोल के अक्षर तो कोई मायने नहीं करते। बच्चा सिवनी में रहता है, उसे चेन्नई एक परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जाना है। सिवनी से कैसे जाया जा सकता है, कौन सा रूट होगा, कौन से निकटतम स्टेशन से उसको चेन्नई के लिए ट्रेन मिलेगी, वो ट्रेन कौन से राज्यों को पार करके जाएगी, कौन से प्रमुख स्टेशन पड़ेंगे, कौन सी नदियों के पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, यह जानता है तो भूगोल सीख गया है। क्यों सीखना? क्योंकि वह भूगोल का यह व्यावहारिक प्रयोग सीख सके। यह है क्यों का उत्तर। आगे को उदाहरण आगे करूंगा। मैंने आपके सामने ये 2 उदाहरण इसलिए रखे, क्यों का अर्थ कोर्स पूरा करना नहीं है। चूंकि ये पाठ्यक्रम में, चूंकि ये पाठ्यपुस्तक में, चूंकि इसको कोर्स में पढ़ाना होगा, क्योंकि इसका परीक्षा होती है, इसलिए मैं सिखाऊंगा। यह क्यों का उत्तर नहीं है। अंततः इस पाठ के पूरा होने पर मेरे विद्यार्थी क्या जानेंगे और क्यों जानेंगे, तो इस क्या और क्यों के उत्तर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या में केवल उसका भौतिक रूप यानी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में टाइम टेबल के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन सीखने का उद्देश्य क्या है। मैं क्यों चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी इस बात को सीख जाएं, समझ जाएं, जान जाएं। ये क्यों का। तीसरा प्रश्न है
कैसे। ये कैसे वह है जिस माध्यम से हम सीखना यह उसको प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थी कैसे सीखें, कैसे का प्रश्न क्या और क्यों से तुरंत अपने आप जुड़ जाता है। सामान्यतः जिसको अभी तक हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, LTM, TLM, आजकल उसको NEP ने LM ही कहना शुरू कर दिया है, लर्निंग मटेरियल। अधिगम की सामग्री क्या होगी, कैसे सीखेंगे बच्चे, कैसे सीखेंगे। तो कैसे में सामग्री एक पक्ष है, अधिगम की सामग्री ये एक पक्ष है। मैं भूगोल की कक्षा लेने जा रहा हूं तो फिर मेरे पास कोई एटलस है क्या, मेरे पास कोई ग्लोब है क्या, मेरे पास कोई चार्ट है क्या, मेरे पास कोई मानचित्र है क्या, ये कैसे का उत्तर है। लेकिन कैसे का उत्तर और भी है। मैं कौन सी गतिविधि कराऊंगा कक्षा में, मैं अपने विद्यार्थियों को कौन से माध्यम से, कौन से माध्यम है, उनको कोई खेल में कोई बात सिखाने वाला हूं क्या, मैं उनको कोई एक्टिविटी कराने वाला हूं क्या, मैं उनको कोई रोचक पद्धति अपनाने वाला हूं क्या आपके हाथ। जैसे बच्चों को स्पेलिंग याद कराने के लिए हमने अनेक लोग करते रहे होंगे, 2 पार्टी बना दी, एक शब्द बोलो, उसके अंतिम अक्षर से आप शब्द बोलो, फिर उसके अंतिम अक्षर से फिर आप बोलो, फिर आप बोलो, बच्चों को स्पेलिंग याद हो जाती है। गणित के विभिन्न खेलों के माध्यम से हम खेल में चीजें सिखा देते हैं। ये एक रेखागणित में इस आकृति को क्या कहेंगे, आयत। इस आयत में मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 क्या, वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि मैंने यहां भी सेंटीमीटर बोला, यहां भी सेंटीमीटर बोला, लेकिन क्षेत्रफल में मैं कह रहा हूं 12 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग कहां से जुड़ गया इसमें, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुणा करने से वर्ग कहां से आ गया। तो जरा बच्चों को, उनके पास टेप नहीं होंगे, 12 इंच वाला स्केल होगा, आप उन्हें ब्लैक बोर्ड पर बुला लीजिए, नहीं तो फर्श पर करवा दीजिए। ये और ये 1 फीट है और ये 1 फीट है। ये इस आकृति को क्या कहेंगे, वर्ग। और ऐसे इसमें अगर पूरे में बनाए जाएं तो कितने बनेंगे, 12 वर्ग कहां से बन गए, क्योंकि ये सब इनमें से प्रत्येक 1 बाई 1 का होगा, ये वर्ग है। ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के 12 वर्ग बनेंगे, इसलिए उसे 12 वर्ग सेंटीमीटर कहा है। विज्ञान में कौन सा प्रयोग करके सिखाऊंगा, भूगोल में कौन सा नक्शा बनाकर सिखाऊंगा, इतिहास में कौन सी कथा, इतिहास का कौन सा प्रसंग बताकर उनको इतिहास से कोई शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ऐसा बताऊंगा, भाषा के कौन से विषय को, कौन से पाठ को कौन से स्वरूप में बताऊंगा, गणित का कौन सा सिद्धांत किस विधि से सिखाऊंगा, विज्ञान का कौन सा सिद्धांत उसके व्यावहारिक प्रयोग के आधार पर किस चीज के साथ वह हमारे व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन में, परिवार के जीवन में कैसे उपयोग में आती है, यह कैसे बताऊंगा। ये कैसे का उत्तर है। कैसे सीखेंगे बच्चे, तो ये कैसे का उत्तर जो भी आ रहा है, यह वास्तव में तीसरा प्रश्न है हमारे लिए। इस 3 प्रश्नों को यदि ठीक से विचार किया गया तो फिर एक चौथा प्रश्न और आता है। हमने विचार किया क्या सिखाना है, 2 स्रोतों से पता लग गया। क्यों सिखाना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ध्यान में आ गया हमको। कैसे सिखाना है, तो अधिगम सामग्री, लर्निंग मटेरियल कौन सा लेकर जाने वाले हैं और गतिविधियां क्या कराने वाले हैं, ये हमको ध्यान में आ गया।
परंतु इस 3 के साथ एक चौथी बात और जुड़ती है, वह क्या है? नहीं, कब? अभी जरा कक्षा में प्रवेश के बाद है। कितना? बिल्कुल ठीक उत्तर है, कितना। हाउ मच? आप कहेंगे ये तो 35 मिनट 40 मिनट का पीरियड होता है, पहुंचने में घंटी बजी भी, इस कक्षा से निकले दूसरी कक्षा में गए, हमको 2-3-4 मिनट लग जाते हैं। सामने बच्चे बैठे हुए हैं, हो सकता है अभी पिछले वाले आचार्य जी ब्लैक बोर्ड पर लिख गए थे, बच्चे अभी उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो कितना क्या हमको और 2-4 मिनट वेट करना पड़ता है। उसके बाद जितना समय बचता है वो तो यहाँ कितना का उत्तर इन तीनों से भी अधिक महत्व का है। कितना ये क्वांटिटी पर, मात्रा पर निर्भर नहीं करता, यह बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। एक उदाहरण में स्पष्ट देता हूं। चौथी 5वीं कक्षा में सूरदास का पद है, मैया मोरी में नहीं माखन खाए। हम कैसे सिखाएंगे पद का? बीएड में डीएलएड में जो सीखा था वही की बात कर रहा हूं। प्रथम वाचन आप करेंगे, फिर अनुकरण वाचन भैया बहनों से कराएंगे, एक पंक्ति 2-2 पंक्ति पढ़वाएंगे, फिर वो उच्चारण की कोई गलती करेंगे तो आप उनका सुधार कर देंगे, फिर कठिन शब्द आप इस पर लिखेंगे, मैया यानी माता, मोरी यानी मेरी, माखन यानी मक्खन, पता है। फिर संदर्भ प्रसंग बताएंगे। रोज रोज कृष्ण जी की शिकायत आती थी माता यशोदा के पास कि मक्खन चुरा लेते हैं हमारे घर का। मां नहीं मानती थी, मेरे घर में कोई दही मक्खन की कमी है क्या तुम्हारे घर चुराने जाएगा? एक दिन उनको रंगे हाथों पकड़ कर ले आती है गोपियां, देखो ये हमारे घर में मक्खन चुराते हमने पकड़। अब उसमें वो अपने तर्क देते हैं, टाइम ही कहाँ है मेरे पास, सुबह तो गाय चराने भेज देती हो, मैं कब जाऊंगा क्या मक्खन चुराने के लिए? फिर मैं तो छोटा सा हूं, ये लोग चीके पर टांग कर रखते हैं मक्खन को, मेरे हाथ पहुंचेंगे क्या मक्खन तक? मैं नहीं चुरा रहा था, ग्वाल बाल सब गए पड़े, ये चुरा रहे थे, फंसाने के लिए मेरे मुंह में मेरे हाथ में मक्खन लगा दिया है। और फिर वो भी नहीं चला तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूं ना, इस वजह से मेरे तुम्हारे मन में कुछ भेदभाव है, तरह तरह से वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया भैया बहनों को। अंत में आपने उस प्रश्न, अंत में जो प्रश्नोत्तर है प्रश्नोत्तर लिखा दिया, पाठ खत्म। 9वीं 10वीं कक्षा में फिर सूरदास आ गए, यही मैया मोरी में नहीं माखन खाए, वो मान लीजिए वहां पर भी है। अब आप वहां पर फिर से मैया यानी माता, मोरी यानी मेरी नहीं बताते, संदर्भ प्रसंग उतना नहीं सिखाते, थोड़ा थोड़ा संदर्भ जैसा कुछ बता देते हैं, पंक्तियों का वर्णन कर दिया पूरा। लेकिन अब आप यहां पर बताते हैं इसमें ब्रजभाषा, वात्सल्य रस है, इसमें सवैया छंद है, इसमें ये अलंकार है। ये रस छंद अलंकार आपने चौथी 5वीं में बता दिए होते तो 9वीं 10वीं में झंझट ही न रह जाता। तब क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं थी उस समय। मैं कहता हूं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, क्यों बताते हैं? बताइए ना, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर कनाडा, D फॉर डेनमार्क। बच्चों को देशों के नाम भी याद हो जाएंगे, ABCD भी सीखते, क्यों नहीं बताते? क्योंकि बच्चे एप्पल, बैट, कैट, डॉग जानते हैं, उनके मोहल्ले पड़ोस में दिखाई देता है। लेकिन अर्जेंटीना और अमेरिका और ब्रिटेन और कनाडा उनको नहीं मालूम है, आप बता भी देंगे तो रट भले ले ले, सीख नहीं सकते। बौद्धिक क्षमता जो भी होगी उसके आधार पर बताना पड़ेगा। और फिर बीए के कोर्स में, एमए के कोर्स में फिर सूरदास है, तब ना आप उनको भैया मोरी में नहीं माखन खाए का अर्थ समझाते हैं, न उसमें रस छंद अलंकार समझाते हैं, क्योंकि ये सब सीख कर आए हुए होते हैं बच्चे। अब वे समीक्षात्मक प्रश्नों पर विचार करते हैं। अष्टछाप के, अन्य कवियों के और सूरदास के लेखन में क्या अंतर है? कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भक्ति काल के इन काव्य रचनाओं में क्या मूलभूत अंतर है, किस प्रकार की विवेचना की गई है, इनकी भाषा या शैलीगत क्या अंतर है, ये भी हमें बताते हैं। आप 9वीं 10वीं बताएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। कितना का अर्थ है जितना समझ सकते हैं। अमेरिका के एक राजदूत थे भारत में,
नाम था उनका गालब्रेथ। पुरानी बात बता रहा हूं, 1962-63 वगैरह की बात है, पढ़ी हुई है मेरी। गालब्रेथ भारत आए। गालब्रेथ की विशेषता थी कि उनकी हाइट 7 फुट 3 इंच थी। हम तो लोग 5.5 पौने 6 वाले ज्यादा से ज्यादा बैठे होंगे, वो 7 फुट 3 इंच हाइट की व्यक्ति थी। कितनी हाइट रही होगा अनुमान लगा सकते? दिल्ली एयरपोर्ट से वो बाहर निकल रहे थे, एक भारतीय परिवार, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा 3-4 साल का अंदर जा रहे थे। बच्चे ने देखा, इतना लंबा व्यक्ति उसने कभी देखा ही नहीं था, 7 फुट 3 इंच का व्यक्ति। दादी ने कहानी में सुनाया था कितने लंबे राक्षस होते। बच्चे को लगा राक्षस आ रहा है सामने। जैसे बच्चे की निगाह पड़ी, वो माँ के आंचल में छुप गया और कनखियों से देख भी रहा है। और पास आ गए 2-4 कदम, बच्चा और चिपकने लगा, और पास आए बच्चा रोने लगा, और पास आए 2-4 कदम, और जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। गालब्रेथ का ध्यान ये बच्चा अच्छा खासा मम्मी पापा की उंगली पकड़े चला रहा था, रोने क्यों लगा? वो उस पार गए, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह का नंबर नहीं होता था, गए, उन्होंने पूछा कि आपका बेटा रो रहा है, अब पिताजी कैसे बता दें कि वो आपको राक्षस समझ रहा है? पिता ने कहा कि आपकी जितनी हाइट का कोई व्यक्ति देखा नहीं बच्चे ने, आपको देख के डर गए। गालब्रेथ ने उस बच्चे को मां के आंचल से छुड़ाने की कोशिश की, पकड़ने की। बच्चे को तो प्राण निकलने लगे, राक्षस पकड़ रहा है तो खाई जाए, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए। गालब्रेथ घुटनों के बल जमीन पर बैठे, बच्चे को मां से छुड़ाया, अपने कंधे पर बैठाया और खड़े। बच्चा जो अभी तक चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? उसका डर खत्म हो गया। उसको लगा कि ये राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो उसके कंधे पे सवार हुआ, कितना भी लंबा हो राक्षस, कितना भी ऊंचा हो, मैं तो उसके भी कंधे पे सवार हो गया। बच्चे ने गालब्रेथ चाहते भी तो बच्चे को खींचकर 7 फुट 3 इंच का नहीं कर सकते थे, और घुटनों के बल बैठकर बच्चे की हाइट पर आ सकते थे। वो नहीं। मैंने एमएससी किया है, मैंने एमए किया है, मैंने बीएड किया है, मैंने पीएचडी किया है। बच्चा को 7वीं क्लास की पढ़ा रहे हैं, तो हमको बीएड एमएड एमए एमएससी के लेवल से बताएंगे तो समझ में आएगा क्या? हमको उनके स्तर पर जाना पड़ता है। वो किस स्तर की बात समझ सकते हैं, उस स्तर पर जब हम बच्चों को बताते हैं तो वो समझते हैं। कितना का अर्थ बच्चों के लिए नहीं है, कितना का अर्थ आचार्य जी के लिए। कितना सीख सकते हैं मेरे विद्यार्थी, उतना बताना। यह कितना का, यह कितना यदि आचार्य जी को ठीक से ध्यान में आ गया तो फिर वह बच्चों के साथ आत्मीय हो जाते हैं। बच्चों को उस विषय को कैसा समझ में आ सकता है वैसा बताने लगते हैं। ये क्या, क्यों, कैसे और कितना, चारों प्रश्नों के उत्तर यदि आचार्य जी को प्रवेश करने के पहले स्पष्ट है मन में, तो फिर आचार्य जी कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी कक्षा में लेना कठिन नहीं है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद 2 प्रश्नों का और विचार करना है। मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, कब और किस। दोनों का उत्तर लगभग एक। आप में से विषय कठिन होने लगे, इसलिए फिर एक उदाहरण आता हूं। आप में से किस किस के घर में कोई गाय या भैंस आपने पाली हुई है? गाय भैंस घर में पाली हुई है? वाह, काफी ठीक। हमने नहीं पाली हुई, पड़ोस में किसी के यहाँ पली हुई है। आप दूध लेने जाते हैं उनके यहाँ से, डिब्बा लेकर जाते हैं, बाल्टी लेकर आते हैं, उसमें ऐसी कौन सी किसी और डेयरी से लेकर आते हैं, ठीक। जिनके यहाँ पन्नी वाला दूध आता है, पैकेट, वो कौन कौन? महानगरों में वही मिलता है ज्यादातर, तो सांची या अमूल या जो भी रहते हैं, वो कौन कौन लाते हैं? कोई नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, 1-2 है, ठीक है। न लेने जाते हैं, ना पन्नी वाला दुकान से खरीदने जाते हैं, ना गाय भैंस पाल रखी है। आपके घर में
कोई देने आता है, ऐसे कौन कौन है? वाह वाह, सबसे आलसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ना गाय भैंस पालने का परिश्रम करेंगे, ना लेने जाने का कष्ट उठाते हैं, इसलिए घर में कोई आकर देगा। मेरा उदाहरण इन्हीं लोगों से आप फोन पर बात कर रहे हैं, कल्पना करिए इस परिस्थिति में, आप फोन में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल आई है, स्क्रीन पर आपकी दृष्टि और घंटी बजी बाहर या आवाज लगाई, उसकी दूर दे आप उठे, फोन पर बात करते करते आपने बर्तन उठाया रसोई में से, दरवाजा खोला, उसके सामने बर्तन कर दिया। आपने बर्तन किया, देखा कि वो भी फोन में बात कर रहा है, दूध वाला के। उसने इशारे से पूछा कितना, आपने कहा 1 लीटर। उसने आपके बर्तन में 1 लीटर पलट दिया। यहां तक की सारी बात ठीक थी, बस एक ही बात गड़बड़ हो गई कि आपने बर्तन को ऐसे के बजाय ऐसे फेरा। आपका ध्यान स्क्रीन पर है, उसका ध्यान भी बात में है। उसने बर्तन धोया, 1 लीटर का नाप, जो नापने वाला बर्तन होता है, धोया और पलट। कितना दूध आपके पास आया? कुछ। कब और कैसे? जिनके बर्तन का मुंह सीधा पकड़ा हुआ उनको। बर्तन का मुंह सीधा नहीं है तो आप कुछ भी कितना भी पलट दीजिए, क्या जाएगा उसके अंदर? नहीं जाएगा ना। इसलिए आचार्य जी को यह बहुत आवश्यक है ध्यान रखना, कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद देखना कि बर्तनों का मुंह सीधा है कि नहीं है, यानी आपकी ओर आकर्षित है कि नहीं है। पहला पीरियड है, आप पहुंचे, हिंदी के आचार्य जी हैं, आपने विषय शुरू किया, संयोग से उदाहरण जो दिया था वही मान लीजिए, आप जारी रखें। इसमें मैया मोरी में नहीं नाटक है, आप बड़ा सरस और सस्वर वाचन करते हैं उसका, बच्चों से दोहराते हैं, प्रसंग संदर्भ में बड़ा भावपूर्ण तरीके से बताते हैं, बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं। कुछ बच्चे विलंब से आए हैं, वंदना में भी नहीं थे, अभी आकर उन्होंने इशारे से पूछा, आपसे आने की अनुमति मांगी, आपने इशारे से उनको कह दिया आगे बैठो, आगे वो अपनी सीट पर। आप बता रहे हैं, तो फिर यशोदा माता ने पूछा, तो फिर कन्हैया जी ने बताया, तो फिर गोपियों ने बोला, आप एक एक बात बता रहे हैं, सब बच्चे बड़े रस से सुन रहे हैं। वे बच्चे जो अभी 7-8 बच्चे देर से आए हैं, आपने ना पूछा, ना आपको मालूम कि वो देर से क्यों है। स्कूल की बस से ही आते हैं, चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, बस ट्रैफिक में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से ड्राइवर भैया बस निकाल कर लाया है। बच्चों ने खिड़की में से वह एक्सीडेंट देखा है। एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, उसको किसी ट्रक ने या ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, शरीर शव उसका पड़ा हुआ है, बिल्कुल सड़क से चिपक गया है, भारी वाहन उसके ऊपर से निकल गया है। बच्चों के मन में इस समय क्या चल रहा है? कितना कष्ट हुआ होगा, प्राण कैसे, कितनी तकलीफ से निकले होंगे उसके। आप कितना भी मैया मोरी में नहीं माखन खाए, वो सरस ढंग से सिखा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं क्या आपकी बात? कब सिखाना, किसे सिखाना? जब उनका ये बर्तन आपकी ओर उसका मुंह हो जाए, तब उसमें आप दूध भरना शुरू करेंगे। तब आपसे पहले वाले जो आचार्य जी हैं, वो पूरी कक्षा से किसी बात पर नाराज होकर सबको दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े थे, जो हाथ थोड़ा नीचे करता था उसको डांट पड़ती थी। अभी घंटी बजी है, वो आचार्य जी गए हैं, बच्चों ने राम राम करके अपने हाथ नीचे किए हैं, आप पहुंचे और आपने शुरू किया। तो हमने अभी साधारण ब्याज सीखा हुआ है, अब आज से हम चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे। सबके कंधों के चक्र रुक रहे हैं, वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज सीख रहे हैं क्या इस समय? कब, किसे? जिसके चक्र रुकने बंद हो जाएं तब, है ना? चलिए, तो मैंने निगेटिव उदाहरण दिए। मैं गणित का शिक्षक हूं, सुबह से शाम तक 7-8 पीरियड जो भी है लगते हैं, गणित ही पढ़ाना है सब कक्षाओं में। बच्चों को हमने ये सुविधा नहीं दी है, उनको सारे विषय पढ़ने हैं। घंटी बजी,
मैं अगली कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा, वहां पर पहले वाली कक्षा के आचार्य जी अभी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी घंटी बज गई है तो जल्दी जल्दी लिखने लगे, पूरा हो जाए नहीं तो फिर अगले दिन के लिए पेंडिंग रह जाएगा। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और मुझे खड़ा देखा, जल्दी से पूरा करके बच्चों को लिख लो तुम लोग, कल बात करते हैं। आचार्य जी बाहर हो गए, मैं पहुंचा कक्षा के अंदर, मुझे तो अपना विषय शुरू करने की जल्दी, क्योंकि मेरे पास भी पहले ही 2-3 मिनट निकल गए थे, वो आचार्य जी 4-5 मिनट ले गए, तो स्वाभाविक रूप से अब मेरे पास भी समय कम है। मुझको वहां जाकर अब अपना विषय शुरू करने की जल्दी है। अभी जो कक्षा चल रही थी उस कक्षा में वो आचार्य जी, संस्कृत की कक्षा थी, आचार्य जी रामः रामौ रामा लिख कर गए थे, बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। मैं पहुंचा, मैंने डस्टर उठाया, रामः रामौ रामा मिटाया, अल्फा बीटा गामा शुरू कर दिया। कैसे सीखेंगे बच्चे? आप बहुत अच्छे शिक्षक होंगे गणित के, लेकिन ये कोई टीवी का रिमोट तो नहीं कि आपने बटन दबाया तो जी न्यूज की जगह फिल्म या क्रिकेट मैच आना शुरू हो जाए। हमने उतना समय यदि नहीं दिया तो बर्तन का मुंह सीधा नहीं होगा, उस बर्तन के मुख को सीधा करना आवश्यक है। बर्तन का मुख सीधा होगा तो फिर विषय भी ठीक से उसमें प्रवेश करेगा। अब इस उदाहरण को आगे पूरा करता हूं। दूसरा, यही उदाहरण आगे चल रहा है। आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, घंटी बजी या आवाज आई, आपने बर्तन उठाया रसोई में से, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर बर्तन उसके सामने कर दिया। उसने पूछा कितना, आपने कहा 1 लीटर, उसने बर्तन, अभी आपने बर्तन सीधा पकड़ा हुआ है, समस्या वहां नहीं, बर्तन सीधा पकड़ा है, परंतु आप बात करते करते गए थे, वीडियो कॉल पर आपका ध्यान था, आपने यह ध्यान नहीं दिया, आपने उसे बताया 1 किलो, लेकिन बर्तन जो ले गए वो आधा किलो वाला ले गए थे। अब कितना दूध गया आपके पास? जितना उसमें कैसे, जितनी क्षमता उसकी है उतना ही जाएगा। कक्षा हमारे सामने जो बैठी हुई है, ये कोई 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जुड़ा हुआ विषय नहीं है। उस कक्षा के विद्यार्थियों की औसतन सीखने की क्षमता कैसी है, सामर्थ्य कैसी है, उसके आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं तो वही तय करके गया हूं कि आज ये पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, 35 मिनट में पूरा 1 लीटर पलट कर ही आने वाला हूं। बच्चों की कैपेसिटी 1 पाव की है कि आधा किलो की है, 3 पाव की है कि 600 ml की है, मैं 1 लीटर पलटूंगा, तो आप पलट दीजिए। बर्तन में जाएगा तो उतना जितनी कैपेसिटी होगी। ये दूसरी स्थिति है हमारी कक्षा कक्षों की, इसलिए सीखने की प्रक्रिया का ये। तीसरी बात, यही दूध वाला, यही आप, घंटी बजी, आपने बर्तन उठाया और लेकर गए। इस बार ये दोनों गड़बड़ नहीं है, बर्तन का मुंह भी सीधा पकड़ा है आपने, बर्तन की क्षमता भी बराबर है, पूरी है, जितना मैंने 1 लीटर चाहिए तो 1 लीटर उससे ज्यादा का साइज का बर्तन आपने लिया। आपने दूध लिया, लाकर, अभी चूंकि बातचीत चल रही है, दरवाजा बंद किया, लाकर रसोई में रख दिया। बात पूरी हो जाए तो दूध उबालेंगे या चाय बनेंगे, जो भी करना है दूध को भी, और वो करेंगे। 5-7 मिनट के बाद बात खत्म हुई, अब आप रसोई में पहुंचे तो आपने देखा कि बर्तन खाली। आप भूल गए थे कि बर्तन में नीचे एक छेद है, इसी बर्तन को आप खाकर चले गए थे और आपको मिल तो पूरा गया, लेकिन आपके उपयोग की कितना आया। ये तीसरी स्थिति है। बर्तन में छेद है, मानिए आपके भैया विद्यार्थी सामने बैठे तो हैं, आप कुछ भी बता रहे हैं, वो बाहर क्रिकेट मैच हो रहा है वो देख रहे हैं, बाहर गाय भैंस चल रही हैं उनको देख रहे हैं, बाहर वाहन जा रहे हैं सड़क पर, उनकी और उनका ध्यान है। आप कुछ भी सिखा रहे हैं, बच्चे पीछे बैठे अपनी कॉपी में चित्र बना रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, आप कुछ भी बताइए, वो पकड़ रहे हैं क्या, ग्रहण कर रहे हैं क्या उसको?
ये है बर्तन में छेद। आपने 1 लीटर पूरा दिया, आपको लगा उसने 1 लीटर पूरा ले लिया, लेकिन टिका उसके पास कुछ भी नहीं। ये तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति, यही दूध वाला, यही आप, इस बार ये तीनों गड़बड़ नहीं है। आपने बर्तन को सीधा पकड़ा है, बर्तन का साइज ठीक है, बर्तन में छेद भी नहीं, आप लेकर गए, बर्तन में उसने दूध पलट दिया, आपने लाकर रसोई में रखा, बात करते करते बात पूरी हुई। अब आपने दूध उबलने के लिए गैस जलाकर उस बर्तन को, गंजी को रख दिया दूध उबलने के लिए। आप भूल गए कि जो बर्तन आपने उठाया था, कल हमारे रविशंकर जी भाई साहब आपके घर आए थे शाम को, इनको शिकंजी घोल के आपने उसी बर्तन में पिलाई थी, फिर धो के नहीं रखा, वो जो नींबू लगा था वो सब ऐसे ही लगा था उसके। आपने दूध ले लिया, अब जब आपने उबलने रखा तब क्या हुआ उस दूध का? फट गया। पूरा 1 लीटर आपने दिया, लिया उसने, लेकिन उपयोग में ना आपके रहा ना उसके रहा। ये चौथी स्थिति है। बर्तन में यदि अंदर पहले से कुछ लगा हुआ है, प्रतिकूल कोई चीज, तो फिर सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये क्या है? बच्चे को आपने सिखा दिया और होमवर्क दिया, याद करने को, दोहराने को बोल दिया, बच्चा स्कूल से घर ही नहीं पहुंचा। वो ऐसी मित्र मंडली में है जो उसे लेकर स्कूल से ही सीधे कहीं और ले जाते हैं। बच्चा स्कूल से घर जाता है, घर का वातावरण ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठकर काम कर सके, होमवर्क कर सके। घर में पिताजी शाम को नशा करके आते हैं, परिवार के लोगों से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पढ़ने का वातावरण नहीं है। ये बर्तन में लगा हुआ नमक नींबू है जो उसे सीखने का वातावरण है। इन बातों का विचार भी आचार्य जी को करना पड़ेगा, नहीं तो हमने तो दे दिया लेकिन बच्चे के उपयोग में नहीं आने वाला है। ये 6 प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कब और किसे, इन 6 प्रश्नों के उत्तर का विचार करके जो आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं, उनकी पूरी तैयारी है। 4 प्रश्न पहले सोच के जाएं और 2 प्रश्नों का उत्तर तुरंत निर्णय करें। बर्तन का मुख सीधा करना, बर्तन को अपनी ओर आकर्षित करना। आपके सामने जो कक्षा में बैठे हुए 30, 40, 45, 50 जितने भी हैं, वो सब एक एक बर्तन ही है ना। उन पात्रों में सब जो आप देना चाहते हैं वो पहुंच जाए, यह वास्तव में हमारे काम का उद्देश्य है। जो शुरुआत करते हुए मैंने कहा, वही वाक्य फिर बोलता हूं, हमारा काम अपने विद्यार्थियों को सीखने में सहायक बनना है, वह वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें विद्यार्थी सीख सकते हैं। हमें क्या करना है? यह है जिससे हमें वो सीखने का वातावरण देने का आधार बन रहा है। इसलिए ये कब और किसे तक के 6 प्रश्नों के बाद अब आप अपनी प्रस्तुतिकरण प्रारंभ कर सकते हैं। यहां से आपकी शुरुआत वह होती है जिसको हम शिक्षा की भाषा में प्रस्तावना, उपस्थापना, आपने सब नाम पढ़े होंगे बीएड के कोर्स के समय। हम प्रस्तावना के रूप में कुछ बात कहते हैं और इसका बिल्कुल अर्थ यह नहीं है कि अब हम ये कहेंगे, आचार्य जी को ये कहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम यह विषय पढ़ने वाले हैं। वो बीएड के समय बताया जाता है, एक आचार्य जी विषय पढ़ाना था उनको, भारत के पड़ोसी देश। तो शुरुआत कैसे करें? गए, चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा रामू जा पान लिया। बताओ बच्चों, इसमें किसी देश का नाम है क्या? तो कोई एक आदमी था छात्र, हाँ गुरु जी है इसमें, रामू जा पान लिया, जापान। हाँ बच्चों, आज हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत कच्ची तैयारी है आचार्य जी की। जापान लिया से जापान पढ़ाना ये आधार नहीं है। यदि गुरु जी ने भारत का नक्शा टांग लिया, पता है भाई देखो ये भारत के जो सीमाएं हैं वो कैसी हैं, इधर 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 समुद्र है, इधर ये क्या है, ये हिमालय है, तो इधर कोई और भी देश है हिमालय के उस पार। बच्चे बताते हैं जो उनको मालूम है, कोई सही उत्तर देंगे, कोई गलत उत्तर भी देंगे, कोई नेपाल बताएंगे, भूटान बताएंगे, चीन बताएंगे, जापान बताएंगे, जो उनको याद आएगा वो बताएंगे, कोई गलत बताएगा वो सही बताएगा।
हो सकता है कोई का विद्वान श्रीलंका भी बता दे, सुन लीजिए उसकी भी बात, फिर तो बता दिया श्रीलंका तो यहाँ है नीचे। अंततः आपका उत्तर जापान निकल गया। आपने भारत के सारे पड़ोसी देशों का परिचय करा दिया। आज चर्चा हम जापान की कर रहे हैं, बाकी पड़ोसी देशों के नाम ये हैं, सबके ध्यान में आ गए। आप थोड़ा और समय है तो और बता सकते हैं भाई इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो जैसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, इसको अरब सागर बोलते हैं, इसको हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी नाम किसने रखा होगा? बंगाल की खाड़ी अंग्रेजों ने अंग्रेजी में उसको कहा बे ऑफ बंगाल, BAY बे यानी खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है। तो अंग्रेजों ने आकर बनवाया था कि इसको, उसके पहले नहीं था क्या ये? तो समुद्र तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने आके समुद्र खुदवाया होगा, पहले भी था। तब उसका नाम क्या था अंग्रेजों के आने के पहले? क्या नाम था? जिसको आज बंगाल की खाड़ी कहते हैं भूगोल में, उसका मूल नाम क्या था? सोचिए जरा। भारत के नक्शे में ये कहां स्थित है, जरा विचार करिए। बंगाल की खाड़ी जिसको आज कहा जाता है, उसका नाम क्या रहा होगा अंग्रेजों के आने के पहले? याद है किसी को ध्यान में? गंगा सागर, बिल्कुल ठीक। भाई गंगा मिलती है वहां पर जाकर, मेला लगता है मकर संक्रांति में, गंगा सागर पर ही मेला लगता है, वो गंगा सागर है। जहां गंगा समुद्र में मिलती है वो गंगा सागर है। ये हिंदू सागर है, सिंधु सागर, इसको अरब सागर कहते हैं, वो सिंधु सागर है। जिसको हिंद महासागर कहते हैं वो हिंदू सागर है। सिंधु सागर, हिंदू सागर और गंगा सागर, ये तीन ओर की सीमाएं। आपने भारत के सांस्कृतिक जो हमारे पुराने नाम है वह भी बच्चों को बता दिए। समय है तो ये भी बता दीजिए, 1-1.5-2 मिनट में आप ये वाली बात भी बता सकते हैं। बच्चों के उसमें आपने कुछ और भी जानकारी में वृद्धि कर दी है। हमने बच्चों के सामने प्रस्तावना के रूप में, या प्रस्तावना का सीधा अर्थ मैंने जो कहा वही बोल रहा हूं, साधारण भाषा वाली ही बात, कोई टेक्निकल बात नहीं। प्रस्तावना का अर्थ है बच्चों को अपने विषय की ओर आकर्षित कर लेना, विषय के साथ जोड़ लेना, और जिसको मैंने अभी भी बार बार कहा, बर्तन का मुख सीधा कर देना, ताकि आप जो देना चाहते हैं वह ग्रहण करने की स्थिति में आ जाएं। यह जो तैयारी है, यह प्रस्तावना है। इसके लिए विभिन्न पुस्तकों में इंट्रोडक्शन, उपस्थापना, प्रस्तावना, भूमिका, विषय प्रवेश, ऐसे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दिए। आपने जो भी पढ़ा हो, मैंने सारे नाम इसलिए बोले कि आपको जो याद आ रहा हो उनमें से वह विषय है। इसी को प्रस्तावना कहा है, इसी को विषय प्रवेश कहा है, इसी को उपस्थापना कहा है। आपकी पुस्तक में जो आपने पढ़ा हो उसको सही मान लीजिए, इन सबको पर्यायवाची ही मानना है। और जब ये पूरा होता है तब आप आज का प्रस्तुतिकरण शुरू कर दें। तो हमने पिछले वर्ष में साधारण ब्याज पढ़ा था, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा बताते हैं, समझाते हैं। हमने पिछली कक्षा में या पिछले पाठ में ये बात समझी थी। अब यहां पर इस पर लगने वाले समय की केवल एक छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ता हूं। यदि विषय पहले से चल रहा है और दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन है, कई बार लंबे चैप्टर होते हैं, 3-4 दिन से वही टॉपिक चल रहा है, आज आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रस्तावना 2-4 मिनट में पूरी हो जाएगी। क्योंकि उसे मालूम है हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं। कल भी चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा कर रहे थे, आज भी उसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं। 2-3-4 मिनट में आपकी प्रस्तावना का काम, उपस्थापना का काम पूरा हो जाएगा। मान लीजिए चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना या उपस्थापना शायद 10 मिनट 15 मिनट का समय भी ले सकती है। एकदम नया चैप्टर, इससे पहले इस प्रकार का पढ़ाई, जैसे मैंने उदाहरण में कहा, साधारण ब्याज जानता है, चक्रवृद्धि ब्याज सिखाना चाहते हैं, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि बच्चों को साधारण ब्याज मालूम है या भूल गए। या हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे विद्यालयों से इस साल आए हैं हमारे यहाँ,
उनको साधारण ब्याज ही नहीं आता, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे सिखा लेंगे, क्योंकि उनको तो आधार ही नहीं मालूम। और कुछ बच्चे ऐसे ही, क्योंकि साधारण ब्याज सिखाइए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज सिखाइए, दोनों में ब्याज की दर तो प्रतिशत में होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्रतिशत ही गणना करनी नहीं आती है, और प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए गुणा और भाग भी आना चाहिए। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे भी एक आदमी निकला जिनको गुणा भाग ही ना आता हो, तो फिर आप कैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर एकदम से कूद के जा सकते हैं। इसलिए ये प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करते समय प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच का समय कितना होगा, पहले से 2 दिन 3 दिन से चल रहा विषय होगा तो 2-3 मिनट में भी हो सकता है पूरा प्रस्तावना का काम। नया टॉपिक होगा तो 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। और यदि अब बच्चा 9वीं कक्षा में गया, 8वीं तक ये विषय पढ़ा ही नहीं था उसने, 11वीं कक्षा में गया है, 10वीं तक ये विषय कभी पढ़ा ही नहीं था, आप उसे अकाउंटेंसी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं 11वीं कक्षा में पहली बार। उपस्थापना हो सकता है 1 पीरियड 2 पीरियड भी ले जाए, क्योंकि इसके पहले कोई उसकी पृष्ठभूमि है ही नहीं इस विषय की। तो स्वाभाविक रूप से हमें बच्चों को अपने उस स्तर पर लाने के लिए, उनका मुख सीधा करने के लिए अधिक समय लगने वाला है प्रस्तावना में। इसलिए कोई निर्धारित समय इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ये कहना बहुत कठिन है कि यह इतने मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। बीएड की पुस्तकों में आप जरूर देखेंगे कालांश का 1/5 भाग प्रस्तावना के लिए होना चाहिए। एकदम सिद्धांत के तौर पर तो कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुस्तक में, लेकिन यह एकदम अव्यवहारिक है, क्योंकि जब तक वातावरण प्रस्तुतिकरण का न बन जाए तब तक प्रस्तावना चलेगी। कितनी चलेगी यह हमारी क्षमता के ऊपर है, विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर के ऊपर है, हम उसको कैसे। अब ये कैसे वाला क्या होगा, तो आप उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए पिछले वर्ष या पिछले पाठ में या इससे पहले के दिनों में जो वो सुन चुके हैं, यानी बहुत सीधी बात, अभी तक वह जो जानते थे से, अब जिसको शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर अब चलना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जानते थे, मैं उदाहरण में कह रहा हूं, पता नहीं किसी उसमें पाठ में होगा कि नहीं होगा, मालूम नहीं, किसी कक्षा में उदाहरण में कहता हूं। आज आप मान लीजिए एक पाठ है आपका डाकघर में बचत योजनाएं, ऐसा कोई पाठ आपको सिखाना है, तो बच्चे डाकघर के बारे में क्या क्या जानते हैं, इसका आकलन आपको होना चाहिए। बच्चे पोस्ट ऑफिस जानते हैं क्या, बच्चे पोस्टमैन जानते हैं, डाकिया उनके मोहल्ले में आता है क्या नहीं, पोस्ट ऑफिस स्कूल आते हुए रास्ते में उन्होंने देखा है क्या, पोस्ट ऑफिस में क्या काम होते हैं, 1-2 काम उन्हें पता है क्या, चिट्ठी आती है, याद आए, ये होता है। उस पोस्ट ऑफिस के अंदर बैंक की तरह वे खाते खोल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वहां पर सावधि जमा रख सकते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं बचत की, वो अब आपको बताना है। तो पहले कहां से शुरू करना, पोस्ट ऑफिस के बारे में वे जो जो जानते हैं से शुरू करके आज बचत, हमने सीधे पोस्ट ऑफिस की बचत योजना अगर शुरू कर दी तो फिर बात नहीं बनेगी। मुझे ध्यान है विद्या भारती के जब 50 वर्ष हुए थे 2002 की बात, तो उसका जो समापन कार्यक्रम था उस समय संघ के क्षेत्र कार्यवाह जी थे, कार्यक्रम था डोंगरगढ़ में, विश्वनाथ जी उस समय क्षेत्र कार्यवाह थे, उसके समापन भाषण में थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया अपने इस बात को, अभी 22-23 साल बाद भी मैं आपको सामने बोल रहा हूं। विश्वनाथ जी ने कहा 5वीं तक का स्कूल मेरे गांव में था, आगे पढ़ाई करनी, तो पिताजी मेरे चाचा शहर में रहते थे धमतरी में, तो मुझे वहां भेज दिया। मैं यहां आया शहर में पढ़ने के लिए, तो अंक गणित में मुझको एक सवाल आया मेरे सामने, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, ऊपर वाला नल चालू कर दीजिए तो टंकी इतने मिनट में पूरी भर जाती है, और नीचे वाला नल चालू कर दीजिए तो इतने मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाती है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताइए टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। ऐसा है तो सवाल, गुरु जी ने उसकी पद्धति सिखाई, मैंने प्रश्न परीक्षा में आया, मैंने हल कर दिया।
पास हो गया, अंक भी आ गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक साथ पानी भरा भी जा सकता और निकाला भी जा सकता। क्योंकि मेरे गांव में तो हम कुएं से पानी भरते थे, वहां कोई ऐसी चीज होती ही नहीं थी जिसमें ऊपर से पानी भरा जा रहा है, नीचे से पानी निकाला जा रहा है। मैं जब 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में, छात्रावास में आकर रहना मैंने शुरू किया, तब पहली बार मैंने देखा कि हाँ ये टंकी होती है जिसमें ऊपर से पानी भरा जाता है और नीचे से पानी निकाला। हमने उदाहरण दिया, विद्यार्थी ने ग्रहण नहीं किया। आप बाड़मेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के विद्यार्थी को समुद्र का उदाहरण देंगे, उसे नहीं समझ में आएगा। आप तमिलनाडु के विद्यार्थी को रेगिस्तान का उदाहरण देंगे, हिमालय का उदाहरण देंगे, उसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का वातावरण ही वह नहीं है जो उसको ग्रहण कर सके। और हम क्या प्रयास करते हैं, सबके लिए, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए एक ही पद्धति से सिखाना असंभव होता है। इसलिए मैंने कहा विषय प्रवेश और प्रस्तुतिकरण के बीच की अवधि कितनी बड़ी होगी, यह आचार्य जी ही केवल निर्णय कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सीखने का वातावरण यदि नहीं बन पाया तो फिर आप कितने भी अच्छे आचार्य हैं, आप सिखा नहीं सकते, क्योंकि विद्यार्थी को सीखने के लिए वह पृष्ठभूमि तैयार चाहिए। आप सब्जी को छीलते हैं, काटते हैं, धोते हैं, कढ़ाई को गैस पर रखते हैं, कुकर को रखते हैं, उसमें कोई चिकनाई तेल घी डालते हैं, जीरा प्याज डालते हैं, फिर उसमें एक प्रक्रिया है। आप दाल चावल को धोकर कुकर को बंद करके फ्रिज में नहीं रखते, फ्रिज में रख देंगे तो दाल चावल पकेगा नहीं, है ना। इसलिए उस प्रक्रिया में लगने वाले समय को आचार्य जी के ही हाथ में छोड़ा जा सकता है। वही निर्णय करेंगे जब उनको लगे कि अब सब बर्तनों के मुंह सीधे हो गए हैं, तभी आगे बढ़ना ठीक है। इसलिए जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, प्रस्तावना या विषय प्रवेश और प्रस्तुतिकरण के बीच में लगने वाली समय अवधि एकदम पक्की नहीं कही जा सकती। आदर्श स्थिति है, सिद्धांत के तौर पर ठीक है कि पूरे पीरियड, मान लीजिए 35 मिनट का है तो उसका एक पंचमाश 7 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए विषय प्रवेश की प्रक्रिया। लेकिन मैंने कहा 7 मिनट लगाने जरूरी नहीं है, पहले से विषय चला, 4 दिन से वही विषय पढ़ रहे हैं तो आज 2 मिनट में विषय प्रवेश हो जाएगा ना। हमें कल क्या चर्चा हो रही थी, कल हमने यहां पर छोड़ा था, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये 1-1.5 मिनट में पूरा हो गया, 7 मिनट लगाना जरूरी है। और यदि नया विषय है तो हो सकता है 7 मिनट की जगह 17 मिनट लग जाए, हो सकता है नई कक्षा है, पहली बार ये विषय आ रहा है तो शायद पूरा पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड भी लग सकते हैं। जितना अच्छा तैयारी, पूर्व तैयारी जितनी अच्छी कर ली जाएगी, हम में से पुराने बंधु कुछ उनको ध्यान में होगा, यहाँ मिठाई लाल जी अपने प्रचारक हुआ करते थे, बहुत प्रचारक। मिठाई लाल जी एक बात बहुत अच्छा कहा करते थे, कहते थे कोई काम बिगड़ जाता है तो हमारे मन में जो भाव आता है उसको क्या बोलते हैं, पश्चाताप। पश्चाताप। बोले पश्चाताप क्यों होता है, क्योंकि हम पूर्वाताप नहीं करते। पूर्वाताप कर लें, काम को करने के पहले यदि ठीक से विचार कर लें तो पश्चाताप नहीं होगा, पूर्वाताप कर लेने से। पाठ योजना का विषय पूर्वाताप जितना अच्छा होगा उतना ही कम पश्चाताप आचार्य जी को करना पड़ेगा, यानी विद्यार्थियों को दोबारा बताने के लिए। हमने तैयारी अच्छी कर दी तो फिर विषय की प्रस्तुति भी अच्छी हो जाएगी। इस प्रस्तावना या विषय प्रवेश या उपस्थापना और प्रस्तुतिकरण को मिलाकर पंचपदी का पहला पद बनता है, जिसको हम अधीति कहते हैं। यह है जिसको हम पंचपदी का पहला पद कहते हैं, अधीति। अधीति का डिक्शनरी मीनिंग है सीखना, ग्रहण करना, जानना,
समझना, प्राप्त करना, यह ग्रहण करना या प्राप्त करना, यह किस स्वरूप में है, यह विचार करने की बात है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, टू टीच और दूसरा शब्द है टू लर्न। एक है सिखाना, पढ़ाना और एक है सीखना। अधीति का अर्थ टू लर्न है, सीखना, जानना, यह अधीति है। इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अधिगम शब्द का ही प्रयोग किया है। इसीलिए मैंने कहा, जिसे पहले टीचिंग मटेरियल कहा जाता था, उसको लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। ये लर्निंग की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये अधिगम की प्रक्रिया इस पूरे कार्य को लेकर बनती है। इसमें आचार्य जी द्वारा की गई प्रस्तावना, आचार्य जी द्वारा कराई गई गतिविधियां, आचार्य जी द्वारा की गई एक्शन और विद्यार्थियों द्वारा किए गए एक्शन दोनों शामिल हो जाते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया है। जो मैंने किसान वाले उदाहरण में बात कही थी, मैं किसान हूं परंतु मैं कोई फसल उगाता नहीं हूं, मैं वह वातावरण निर्माण करता हूं जिसमें फसल उग सके। ठीक उसी प्रकार आचार्य जी के रूप में मैं वह वातावरण निर्माण करता हूं अपनी कक्षा कक्ष में जिसमें मेरे विद्यार्थी अधीति कर सके। मैंने उस समय कठोपनिषद का नाम लिया था, अभी मैं एक और उपनिषद का नाम ले रहा हूँ संदर्भ के तौर पर, उसका यहाँ बहुत आपको नोट करना है, बाकी नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद नाम का अपना एक उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु जी कहते हैं आओ हम अधीति करें, और हमारे यहाँ के विद्यार्थी शिष्य पूछता है अधीते किम प्रयोजनम, क्यों सीखना, क्यों सीखूं मैं आपसे, अधीते किम प्रयोजनम, अधीति का प्रयोजन क्या है। और गुरु जी उसका उत्तर देते हैं ऊर्ध्व पवित्रो संव्रतम अस्मि, हम मनुष्य ऊर्ध्व यानी ऊंचे हैं बाकी प्राणियों की तुलना में, पवित्र हैं, जीवंत हैं, मानवाः अन्येभ्यः जीवेभ्यः भिन्न, मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। अन्य जीवा रुंड प्रधाना, मानवस्तु मुंड प्रधाना। अन्य जीवों में शरीर प्रमुख होता है, मानवों में उनका मुंड प्रमुख होता है। विशिष्टा शक्ति द्वयं विद्यते, ये मुंड प्रधान है माने क्या, उनमें दो विशेष शक्तियां परमात्मा ने दी हुई हैं, प्रकृति ने दी हुई हैं। विचार शक्ति, वाक शक्ति। विचार करने की शक्ति हमको मिली है, वाक शक्ति अपने विचार को अभिव्यक्त करने की क्षमता हमको मिली है, जो अन्य प्राणियों को नहीं मिली है। इसलिए मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता की वृद्धि के लिए अधीति की आवश्यकता है। सीखना क्यों, ज्ञानार्जन क्यों करना, ताकि विचार शक्ति और वाक शक्ति और अधिक प्रखर हो सके। ये जो दो विशिष्टा शक्ति द्वयं विद्यते कहा है, ये विचार शक्ति और वाक शक्ति का विकास करना, इसको और प्रखर बनाना, यह वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य हमारे यहाँ उपनिषद में हमारे ऋषियों ने कहा। यह सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन सीखने का प्रक्रिया का परिणाम अगर हाथ में नहीं आया तो क्या होगा लाभ उसका। इसलिए कहा गया सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है, जिसको दूसरा पद कहा गया। पंच पद के पांच पदों में से दूसरा पद है बोध। यह वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का, जिसको एनईपी लर्निंग आउटकम कहते हैं। वहां शब्द था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिगम का उद्देश्य।
और यहां शब्द है लर्निंग आउटकम, अधिगम का परिणाम, अधिगम का प्रतिफल। ये लर्निंग आउटकम है बोध, अधिगम प्रतिफल। हमने सिखाया, विद्यार्थी ने नहीं सीखा, हमारा परिश्रम बेकार हो गया। इसलिए बोध यह आवश्यक है। यहां पर दो वाक्य हैं जिनको मैं बार बार उपयोग करूंगा अभी बचे हुए 15-20 मिनट में। पहली बात ध्यान रखने की, वास्तव में पंचपदी का मूल आधार या कहिए तो पूरी ज्ञानार्जन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य बोध ही है। बोध यानी सीख जाना, जान लेना, समझ लेना, ये बोध है। और यदि यह नहीं हुआ तो हमारे परिश्रम का, हमारे समय का कोई उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए बोध की प्रक्रिया। और दूसरी बात, इस वाक्य को थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर सुनिए। यदि आपको लगता है, आचार्य जी को लगता है बोध नहीं हुआ है या ठीक नहीं हुआ है, तो तीसरे, चौथे, पांचवें पद की ओर मत बढ़िए, बहादुरी के साथ वापस लौट जाइए, फिर अधीति पर आ जाइए। क्योंकि उद्देश्य था बोध, वह नहीं हुआ तो फिर आगे क्यों बढ़ना। गलत मार्ग पर जाने के बजाय बोध पर रुककर वापस लौटिए। कोई नया उदाहरण, कोई नया प्रसंग, कोई नई गतिविधि, कोई नया तरीका अपनाइए। अधीति की प्रक्रिया को दोहराना चाहिए, बोध के आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि अंततः ज्ञानार्जन प्रक्रिया का परिणाम बोध है। बोध हम करा नहीं सकते, हम केवल बोध हुआ कि नहीं इसका आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? तो उसका बहुत प्रचलित तरीका तो देश भर के विद्यालयों में, केवल शिशुमंदिर बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी जाइए, घंटी बजी या टॉपिक पूरा हुआ, गुरुजी ने पूछा समझ में आ गया सबको? जी आचार्य जी, दीदी जी, यस सर, जी गुरु जी, यस मैडम। भाषा बदल जाती है, उत्तर ये होता है। पक्का मानिए वो आपको बुद्धू बना देगा। इतनी जल्दी अगर समझ गए तो उनको यहां होना चाहिए था, उधर नहीं बैठना चाहिए था। इतनी जल्दी कोई नहीं समझ रहा है। आपको प्रसन्न करने के लिए वो यस सर, यस मैडम, जी गुरु जी, जी बोल रही है। इतनी जल्दी किसी को भी यदि बोध हो गया तो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी है, सामान्यतः ऐसा नहीं। इसलिए बोध को इस आधार पर स्वीकार मत कर लिए कि बच्चों ने कह दिया हाँ जी गुरु जी। बोध का आकलन करना चाहिए। बोध का आकलन करने का अर्थ है, अब आकलन करने का भी तरीका हमारे पास सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका प्रश्न पूछना। जो पढ़ाया उस पर 2-4-5 प्रश्न पूछ लिए, उत्तर आ गए, 2-4 में उत्तर दे दिए, बस हो गया। यहां पर केवल 2 बातें सावधानी के तौर पर कह रहा हूं। पहली बात, बोध में प्रयास करना चाहिए। प्रश्न पूछना ये अनेक तरीकों में से एक तरीका हो सकता है, प्रश्न पूछना ये एकमात्र तरीका ऐसा नहीं है, अन्य तरीके भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका ये प्रश्न पूछने का है। तो यदि प्रश्न पूछकर आकलन कर रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न ऐसे हो, आप कितना भी लंबा पूछ रहे हो प्रश्न, लेकिन सामान्यतः प्रश्न का उत्तर 1 शब्द 2 शब्द में आ जा रहा हो, ज्यादा से ज्यादा 1 वाक्य में पूरा हो जाता हो, इससे लंबा नहीं। आप कहेंगे इसमें क्या परहेज है, क्यों नहीं लंबा उत्तर क्यों नहीं होना चाहिए? 2 कारण। एक, जब आप ऐसा 1-2 प्रश्नों, 1-2 शब्द वाला उत्तर मिले ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कक्षा के अनेक विद्यार्थियों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब आप बता रहे थे उस समय बालक कहीं और देख रहे थे, वो भी अब अटेंटिव हो जाते हैं, वो भी ध्यान करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आप उन्हीं से पूछने वाले हो, इसलिए जो उस समय नहीं ध्यान से सुन रहे थे वो इस समय आपकी बात को सुन रहे होते। जो सुन रहे थे उनका रिवीजन साथ साथ हो जाता है,
क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर को वे भी सोचने लगते हैं। वह प्रश्न मान लो इस विद्यार्थी ने नहीं बताया तो तत्काल बाजू वाले आपको बोला जाएगा, तो मेरे पास उत्तर तैयार रहना चाहिए। सभी विद्यार्थी अटेंटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पाठ एपीजे अब्दुल कलाम पर कोई पाठ है मान लीजिए आपके पुस्तक में, तो आपने ये पूछा एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके शहर का क्या नाम था, उनके वो शिक्षक जिन्होंने उनको इस विषय में रुचि जागृत की उनका क्या नाम था। ऐसे आपने 4-6 प्रश्न पूछ लिए तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जिन बच्चों को ध्यान नहीं था उनको भी याद आ गया। और आपने प्रश्न पूछा तो एपीजे अब्दुल कलाम ने पहली मिसाइल का निर्माण कैसे किया, तो इस प्रश्न का उत्तर तो 15-20 मिनट का होगा ना, तो आपके पीरियड में उत्तर सभी नहीं बचा है। एक विद्यार्थी ने शुरू की कथा, ये चलती रहेगी और क्लास खत्म हो जाएगी। इसलिए छोटे उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि एकमात्र उपाय नहीं है, हम इसके अनेक उपाय कर सकते हैं। जैसे गणित में आपने पद्धति सिखाई, फिर एक प्रश्न को आपने सॉल्व करके यह समझा दिया। अब आपने कहा भाई चलो ये सबको समझ में आ गया, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, 4-5 स्टेप्स है समझा दिए। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो, क्या करेंगे इसमें बताया बच्चों ने, इसको ऐसे करेंगे। चलो तुमको आ गया ना समझ में, चलो उसने एक स्टेप सॉल्व किया, अच्छा आप जाओ, अब आप आओ, आप आगे सॉल्व करो। जिसको समझ में आ गई है पद्धति वही आकर चौक पकड़ेगा, आपका आकलन हो गया। 4-5 विद्यार्थियों ने 4-5 स्टेप्स वाला प्रश्न सॉल्व कर दिया, माने उन सबको स्पष्टता हो। और जिन्होंने पहली बार में आपके बताने पर नहीं समझा था उन सबको भी ध्यान में आ गया अब क्या करना है। आपने एक प्रश्न स्वयं हल करके बताया, 2 प्रश्न भी अगर आपने इस प्रकार से करा दिए तो रिवीजन का काम पूरा हो गया। अब सबको समझ में आ जाएगा, मोटे तौर पर अधिकांश विद्यार्थियों को समझ आ गया। तो बोध होना यह आवश्यक है, लेकिन इस बोध को विद्यार्थी कितने दिनों तक टिका कर रखते हैं, क्योंकि अंततः बोध भी तत्काल तो हो गया, लेकिन ये बच्चे बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। अभी हम गए, अभी तो उनको लगा समझ में आ गया। आप पहली दूसरी पीरियड में पढ़ाकर चले आए, उसके बाद उन्हें 5-6 पीरियड में अन्य विषय पढ़ने हैं, शाम तक वो विषय ध्यान से निकल गया, क्योंकि अगले बार कुछ और था, फिर तीसरे चौथे 5वें पीरियड में कुछ और था। अंततः अब वो जब घर पहुंचते हैं तो उनको लगता तो है कि आज ये विषय हमने सुना है, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहता। और इसलिए तीसरे पद की आवश्यकता पड़ती है, जिसको अभ्यास कहा है। बच्चे हैं भूल जाएंगे, बोध को पुष्ट करने के लिए जो किया जा रहा है वह अभ्यास है। अभ्यास यानी सामान्यतः हम मानते हैं अभ्यास यानी होमवर्क, गृह कार्य दे दीजिए, ये अभ्यास है। अभ्यास यानी होमवर्क नहीं, अभ्यास का अर्थ है बोध को पुष्ट करना, पक्का करना, दोहराना, बार बार उसको पढ़ना, समझना, अभ्यास कर लेना, यह अभ्यास है। यह अभ्यास किसी एक पद्धति से ही होता है, गृह कार्य से होता है, यह भी ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रश्न पूछ के आप बोध का आकलन कर लेते हैं, ऐसे अभ्यास की भी अन्य पद्धति हो सकती है। आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, वह भी अभ्यास है, गृह कार्य तो नहीं। आप बच्चों को साथ में मिलकर कुछ करने को कह सकते हैं, अभ्यास है। ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, पूरी कक्षा किसी एक विषय को, ज्यादा बच्चे हैं तो 2 हिस्सों में बैठो, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप एक विषय पर इस प्रकार की समूह चर्चा करा सकते हैं, ये भी अभ्यास का ही प्रकार है। आप बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, इधर 2-3-4 लोग बैठ जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, और उधर पत्रकार बैठे होते हैं। आपने एक विषय सिखाया आज, उनमें से 2-3 को इधर बैठा दीजिए भाई, जिनको लगता है कि समझ में आ गया वो आए इधर, प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। बाकी आप सब लोग पत्रकार हो, आप प्रश्न पूछो, ये 3-4 लोग उत्तर देंगे, सबका रिवीजन हो गया, अभ्यास पक्का हो जाएगा विषय। रोल प्लेइंग जिसको कहा जाता है, मुझे याद है मैं 4वीं या 5वीं कक्षा में पढ़ता था, रामचरितमानस में जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है वो था कोर्स,
आचार्य जी ने किसी को तुम विश्वामित्र बनोगे, तुम जनक बनोगे, तुम दशरथ बनोगे, तुम राम, तुम लक्ष्मण, तुम ये और एक को परशुराम, सबको अपनी अपनी चौपाइयां याद करनी थी। और 2-3 दिन के बाद कक्षा के अंदर ही सबको अपने अपने चौपाइयां जो याद करके आए हैं वो बोलनी है। रोल प्लेइंग, परशुराम के संवाद परशुराम को याद हो गए, लक्ष्मण के संवाद लक्ष्मण को, राम के संवाद राम को, विश्वामित्र के संवाद विश्वामित्र को। यह रोल प्लेइंग भी हो सकती है, आपस में संवाद की शैली हो सकती है अभ्यास के लिए। भाषा सिखाने में बहुत अच्छा उपाय है। आप सड़क पर मिलते हैं, आप बस स्टैंड में मिलते हैं, आप रेलवे स्टेशन में